प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वाटर, जल, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर साइकिल। ये टॉपिक जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार बीएससी पार्ट 3 के वनस्पति शास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित है, जो इनकी प्रथम इकाई के अंदर शामिल किया गया है। जल आप सभी लोग जानते हैं, सभी के लिए बहुत अनिवार्य है। इस धरती पर समस्त जीवधारियों के लिए जीवित रहने के लिए व जीवन की निरंतर गतिशील बनाए रखने के लिए जल एक अत्यावश्यक पदार्थ है। सजीवों में समस्त जैविक क्रियाएं जल के माध्यम से ही संपन्न होती हैं। किसी भी प्रक्रिया के द्वारा मृदा में उपस्थित जल की मात्रा में बढ़ोतरी होने को प्रेसिपिटेशन, वर्षण या अवक्षेपण कहते हैं। वर्षा, जल वाष्प, बर्फ, ओले व ओस ये सभी वर्षण के प्रकार हैं। सभी सजीव कोशिकाओं के जीवद्रव्य में जल एक आवश्यक घटक के रूप में मौजूद होता है। इसी के साथ ही जल एक सार्वत्रिक विलायक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जिसके माध्यम से विभिन्न पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में एक विलयन के रूप में पादप शरीर में प्रविष्ट होते हैं। कोशिका में संपन्न सभी उपापचयी प्रक्रियाएं मेटाबॉलिक रिएक्शंस द्रवीय माध्यम में संपन्न होती हैं, अतः इन सभी में जल की सक्रिय भूमिका होती है। इस प्रकार जल खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होता है एवं सजीवों की समस्त जैविक क्रियाएं जल की मात्रा पर निर्भर करती हैं। इसके अलावा पौधों में वृद्धि, प्रकाश संश्लेषण एवं अनेक कार्य की प्रक्रियाओं के संचालन तथा पादप समुदायों के गठन एवं वितरण को नियंत्रित करने में भी जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये जल का महत्व है। अब हम बात करें पृथ्वी के ऊपर जल की मात्रा या उसके वितरण की। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% एवं दक्षिणी गोलार्ध का 81% हिस्सा जल में डूबा हुआ है। दूसरे शब्दों में धरती का 71% या लगभग 3/4 हिस्सा समुद्रों एवं महासागरों में डूबा हुआ है एवं शेष 29% या लगभग 1/4 हिस्सा स्थलीय भूभाग के रूप में दृष्टिगोचर होता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का 98% भाग समुद्रों, झीलों, नदियों एवं अन्य जलाशयों के रूप में एवं शेष 2% जो भाग पाया जाता है उसका अधिकांश हिस्सा ध्रुवीय प्रदेशों में जमे हुए बर्फ के रूप में पाया जाता है। हम मनुष्यों एवं अन्य सजीवों की दैनिक उपयोग में आने वाला ताज़ा या मीठा जल केवल 0.27% के लगभग ही है। इसके अतिरिक्त जमीन के नीचे की परतों में भी स्थायी जल की मात्रा मौजूद है, जिसका उपयोग भूगर्भीय जल स्रोतों जैसे कुओं, बावड़ियों व नलकूपों के द्वारा फसलों की सिंचाई एवं दैनिक कार्यों के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त वृक्षों की गहरी जड़ों के द्वारा भी भूमि के नीचे उपस्थित स्थायी जल का अपनी जरूरत के अनुरूप अवशोषण या एब्जॉर्प्शन किया जाता है। अनेक पर्वतों की ऊंची चोटियां पृथ्वी की विशाल शीतोष्ण भूभाग एवं दक्षिण एवं उत्तरी ध्रुव बर्फ की मोटी परतों से ढके हुए हैं। यह बर्फ जब ग्रीष्म ऋतु में पिघलकर जल का रूप ले लेती है तो पौधे इस समय ऐसे जल का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर साइकिल की या जल चक्र की, जो कैसे संचालित होता है। प्रकृति में सजीवों को उपलब्ध होने वाला जल वर्षा या वर्षण या अवक्षेपण अर्थात वर्षा, वाष्प, ओलों, हिमवृष्टि या बर्फबारी या ओस के रूप में प्राप्त होता है। वर्षण के रूप में वायुमंडल से जल पृथ्वी पर आता है तथा पृथ्वी से पुनः वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जन या जलाशयों से वाष्पीकरण द्वारा वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार एक निश्चित चक्र के रूप में जल का अभिगमन पृथ्वी से वायुमंडल एवं वायुमंडल से पुनः पृथ्वी की ओर निरंतर होता रहता है।
पृथ्वी एवं वायुमंडल के बीच निरंतर कार्यशील इस चक्र को जलीय चक्र कहते हैं। जलीय चक्र का अधिकांश हिस्सा पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल के बीच वर्षा, वाष्पोत्सर्जन एवं वाष्पन द्वारा संपन्न होता है। प्रतिवर्ष पृथ्वी पर वर्षा के रूप में 4.46 जियोग्राम, 1 जियोग्राम 10⁻20 ग्राम के बराबर होता है, जल पृथ्वी पर प्राप्त होता है। इसमें से 1 जियोग्राम पृथ्वी की सतह पर एवं 3.46 जियोग्राम समुद्रों एवं महासागरों की सतह पर वर्षा के रूप में गिरता है। धरती की सतह पर गिरने वाले वर्षा के जल में से 0.2 जियोग्राम जल की मात्रा बह जाती है एवं 0.6 जियोग्राम जल का फिर से वाष्पन हो जाता है एवं यह वायुमंडल में पहुंच जाता है। इस प्रकार शेष रहे अल्प मात्रा 0.2 जियोग्राम के जल का संग्रहण धरती की सतहों के नीचे चट्टानों के बीच होता है। इस प्रकार जल की कुल मात्रा का बहुत थोड़ा भाग ही जलीय चक्र में सक्रिय भागीदारी निभाता है। किसी भी स्थलीय पादप समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित होकर जल वाष्पोषण की प्रक्रिया द्वारा पहले वायुमंडल में पहुंचता है तथा इसके बाद फिर से वर्षा के द्वारा धरती की सतह पर आ जाता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, जो समुद्रों, नदियों व झीलों के रूप में हैं। ये पृथ्वी पर उपलब्ध जल के प्रमुख स्रोत हैं। इन समुद्रों व जलाशयों से वाष्पन के द्वारा जल वाष्प वायुमंडल में पहुंच जाती हैं, जहां निम्न तापक्रम पर ठंडी हो जाने से संघनित होकर वर्षा, ओलों या हिमवृष्टि के रूप में फिर से पृथ्वी पर जलीय रूप में प्राप्त हो जाती हैं। धरती पर प्राप्त इस जल का कुछ हिस्सा जमीन द्वारा सोख लिया जाता है एवं बहुत ही अल्प मात्रा में पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा फिर से वायुमंडल में चला जाता है। शेष बच रहा जल फिर से नदी नालों के द्वारा झीलों और समुद्रों में पहुंच जाता है। प्राणियों द्वारा प्रयुक्त जल भी उनके शरीर से उत्सर्जित पसीने तथा मलमूत्र के रूप में फिर से वायुमंडल के रूप में पहुंच जाता है। इस प्रकार जलीय चक्र के अंतर्गत जल का अभिगमन या संचरण पृथ्वी से वायुमंडल एवं वायुमंडल से पुनः पृथ्वी पर निरंतर होता रहता है। वैसे आधुनिक औद्योगिक युग में मानव द्वारा जंगलों के विनाश एवं भूगर्भीय जल स्रोतों के अंधाधुंध अविवेकपूर्ण दोहन से भूमिगत जल की मात्रा में निरंतर कमी आती जा रही है। ये डायग्राम जलीय चक्र को दिखा रहा है, जिसमें स्पष्ट है कि जो पौधे हैं उनके द्वारा ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन द्वारा तथा जो जलीय स्रोत हैं उसके सतही वाष्पीकरण या सरफेस इवेपोरेशन के द्वारा, इन दोनों प्रोसेस के द्वारा जो जल हैं वो वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर और बादलों का निर्माण करते हैं। और इन बादलों के द्वारा जब प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल के रूप में हम वर्षा होती है, बरसात होती है, तब ये जल वापस बहते हुए ज़मीन पे आ जाता है। इस जल की कुछ मात्रा परकोलेट हो जाती है और ये ज़मीन में जाते हुए वाटर टेबल या भूम जल स्तर तक पहुंच जाती हैं। इस मृदा जल को जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें प्राप्त करती हैं। इससे पादपों को जल प्राप्त होता है और वो अवशोषण की प्रक्रिया के द्वारा ही जल मृदा से ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये साइकिल वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण तथा वर्षण के द्वारा कंटिन्यूस मृदा एवं वायु एवं जीवों के बीच में चलता रहता है। अगर हम बात करें कि जो जल के विभिन्न स्वरूप हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपके वर्षण, प्रेसिपिटेशन एवं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या वायुमंडलीय आर्द्रता। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिपिटेशन या वर्षण की। किसी भी विधि द्वारा मृदा में जल की मात्रा में वृद्धि होने को वर्षण या अवक्षेपण कहते हैं। ये वर्षा, वाष्प, ओले, बर्फ व ओस सभी रूपों के अंदर मिल सकते हैं। जल जीवित कोशिकाओं की जीव द्रव्य का एक आवश्यक घटक है। जल एक सार्वत्रिक या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसमें सभी पोषक तत्व घुलकर पादप शरीर में प्रवेश करते हैं।
कोशिका में होने वाली समस्त उपापचयी प्रक्रियाएं एवं द्रव माध्यम में होती हैं, अतः जल इन सब में भाग लेता है। इस प्रकार जीव की समस्त जीव क्रियाएं जल पर निर्भर करती हैं, अर्थात जल ही जीवन है। जल नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व संभव नहीं होगा। इनके अतिरिक्त वृद्धि, पादप समुदाय के प्रकार व तथा वितरण को नियंत्रित करने में भी जल एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रकृति में जीवों को उपलब्ध होने वाले जल वर्षण या अवक्षेपण से आता है। वायुमंडल से वर्षण के रूप में जल पृथ्वी पर आता है तथा पृथ्वी से पुनः वायुमंडल में वाष्पीकरण व वाष्पोत्सर्जन द्वारा पहुंचता है। इस प्रकार जल का पृथ्वी से वायुमंडल तथा पुनः वायुमंडल से पृथ्वी पर निरंतर चक्रण देखा गया है, जिसको जलीय चक्र या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। वायुमंडल की जल वाष्प की मात्रा तापक्रम तथा हवा पर निर्भर करती है। तापक्रम के बढ़ने व दाब के घटने से वायुमंडल में जल वाष्प बढ़ती हैं। एक निश्चित ताप एवं दाब पर वायुमंडल में उपस्थित अधिकतम जल वाष्प की स्थिति को संतृप्त वायुमंडल या सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर कहते हैं। संतृप्त बिंदु पर तापक्रम कम हो जाने पर वायुमंडल में जल को रोके रखने की क्षमता कम हो जाती है। फलस्वरूप वायुमंडलीय जल वाष्प संघनित होकर वर्षण के विभिन्न रूपों में बदल जाती हैं। भौगोलिक स्थिति एवं नम हवाओं की उपलब्धता के आधार पर पृथ्वी के विभिन्न भागों में अवक्षेपण वर्षण की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। अवक्षेपण की कुल मात्रा, उसका स्वरूप एवं उपलब्धता तथा उसका वार्षिक वितरण पौधे के प्रकार एवं वितरण को नियंत्रित करता है। प्रेसिपिटेशन, वर्षण या अवक्षेपण के विभिन्न स्वरूपों की बात करें तो वर्षा, रेनफॉल, ओले, हेल, ओस, ड्यू, सहिम, स्लिट। तो सबसे पहले हम रेनफॉल की बात करते हैं। वर्षा, वर्षण के अनेक रूपों में वर्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप है। वर्षा मृदा जल का मुख्य स्रोत है, साथ ही यह वायुमंडलीय आर्द्रता को भी प्रभावित करती है। भारत में वर्षा मानसून के द्वारा होती है। वार्षिक अवक्षेपण के दौरान उपलब्ध जल का लगभग 45% भाग नदियों में बह जाता है। 20% भाग का भूमि में रिसाव या परकोलेशन हो जाता है। वर्षा का जो मापन है वर्षा मापी या रेन गेज के द्वारा किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि वर्षा का वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसी क्षेत्र की वनस्पति किस प्रकार की होगी, तो ये वहाँ पर होने वाली वर्षा के आधार पर निर्धारित होता है। किसी क्षेत्र के वनस्पति प्रकार के निर्धारण में वर्षाकालीन दिनों की संख्या या हम कहें कि उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दो क्षेत्रों की बात करें जिनमें वर्षा की मात्रा तो समान है, लेकिन वर्षा के दिनों की संख्या भिन्न भिन्न हो तो दोनों क्षेत्रों की वनस्पति बिल्कुल अलग होगी। अचानक एवं कम दिनों में अधिक वर्षा पौधे के लिए लाभप्रद नहीं होती, क्योंकि ऐसे जल में जल की अधिकांशतः जो मात्रा है सरफेस रन ऑफ, पृष्ठ प्रवाह के कारण बहकर निकल जाती हैं तथा जल की बहुत ही कम मात्रा भूमि के अंदर रिसाव के द्वारा प्राप्त होती हैं, परकोलेट होती हैं। धीरे धीरे व लंबे समय तक होने वाली वर्षा के कारण पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और पौधों के लिए ये लाभप्रद होती हैं, क्योंकि इस अवस्था में जल की अधिक मात्रा भूमि में रिसाव के द्वारा पहुंचती हैं। वार्षिक वर्षा की मात्रा तथा वर्षा का विभिन्न ऋतुओं में विस्तार भी प्राकृतिक वनस्पति को अत्यधिक प्रभावित करता है। पारिस्थितिकी विज्ञ सिम्पर के तीसरे नियम के अनुसार वनस्पति के प्रकार का निर्धारण वर्षा की मात्रा एवं उनके मौसमी वितरण तथा वायु की आर्द्रता द्वारा होता है। अगर हम इस सारणी के अंदर देखें तो एक तरफ वर्षा की प्रतिवर्ष होने वाली मात्रा है और उसी के सामने वनस्पति के प्रकार दिखाए गए हैं। ऐसी क्षेत्र जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम प्रतिवर्ष वर्षा होती है, वहाँ पर अगर हम वनस्पति की बात करें तो वहाँ मरुस्थलीय या डेजर्ट वेजिटेशन पाई जाती हैं। उन क्षेत्रों के अंदर जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है, वहाँ पर वनस्पति के रूप में ग्रासलैंड्स या घास स्थल पाए जाते हैं। तीसरी कैटेगरी के अंदर हम ये देखें कि जहाँ पर वर्षा की मात्रा प्रति वर्ष 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के बीच रहती है, वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट घने जंगल देखे गए हैं। और सबसे अंत में जो चौथी कैटेगरी है, चौथे वर्ग के अंदर ये देखा गया है कि जहाँ 125 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है प्रति वर्ष,
वहाँ पर जो वनस्पति का प्रकार है वहाँ पर रेन फॉरेस्ट वर्षा वन पाए जाते हैं। तो ये जो टेबल है, ये सारणी है, ये स्पष्ट इंगित करती है कि किसी भी क्षेत्र की जो वनस्पति का प्रकार है वह वर्षा की प्रतिवर्ष होने वाली मात्रा पर अत्यधिक निर्भर करता है। इस प्रकार वार्षिक वर्षा की मात्रा के आधार पर ही क्षेत्र विशेष की वनस्पति के प्रकार का निर्धारण होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होने से यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट या हम कहें सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष सघन रूप में उगते हैं एवं सदैव पत्तियों से युक्त होते हैं। वृक्षों के साथ ही लताएं, अधिपादप झाड़ियाँ एवं शाकीय पौधों की भी अधिकता देखी गई है। इन वनों में एल्स्टोनिया, पॉलीएल्थिया, मेंजिफेरा, सेपेंडिक्स, डेंड्रोकेलेमस, पेंडेनस आदि की प्रमुख जातियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार के वन पश्चिमी घाटों पर, वेस्टर्न घाट पर देखे गए हैं। उन क्षेत्रों में जहाँ वर्ष के कुछ ही महीनों में भारी बारिश होती है वहाँ पर डेसिडुआस फॉरेस्ट या पर्णपाती वन देखे गए हैं। इनमें जो वृक्ष पर्णपाती होते हैं इसका मतलब वर्ष के कुछ महीनों के लिए इनके ऊपर पर्ण नहीं दिखाई देते हैं, ये पर्ण विहीन रहते हैं। ऐसे वनों में हम बात करें साल, वनस्पति के नाम सोरिया रोब्स्टा, सागवान, टेक्टोना ग्रैंडिस की जातियाँ प्रधान रूप से पाई जाती हैं। ये वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं हिमालय के तराई क्षेत्रों में देखे जाते हैं। इसी तरीके से ऐसे स्थान जहाँ शीत ऋतु में अधिक तथा गर्मी में कम वर्षा होती है वहाँ स्क्लेरोफिलस फॉरेस्ट, दृढ़ पर्णी वन विकसित होते हैं जिनमें पौधे की ऊंचाई कम व झाड़ियों के रूप में अधिक पाए जाते हैं। घास स्थल उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ गर्मियों में अधिक बरसात व सर्दियों में कम वर्षा होती है। ऐसे स्थान जहाँ सर्दी व गर्मी दोनों ही ऋतु में अत्यधिक कम वर्षा होती है वहाँ पर मरुस्थल हो जाते हैं। तो इस तरह से वर्षा की मात्रा के साथ साथ हम ये देखें कि वर्षा का मौसमी वितरण कि वो सर्दियों में अधिक होती है या गर्मियों में अधिक होती है, ये भी उन क्षेत्रों की वनस्पति के प्रकार को प्रभावित करता है। वर्षा व तापक्रम के मध्य होने वाली अंतःक्रिया इंटरेक्शन किसी भी स्थान विशेष की वनस्पति पर गहरा प्रभाव डालती हैं। अत्यधिक वर्षा तथा उच्च तापक्रम के फलस्वरूप संसार की उच्च विकसित वनस्पति उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उत्पन्न होते हैं। अगर वर्षा काफ़ी हो लेकिन तापक्रम कम हो तो ऐसे स्थान की वनस्पति में लाइकेंस, कॉनिफेरस ट्रीज, छोटे शंकु वृक्ष, बिखरी हुई झाड़ियाँ, शाकीय पौधे उगते हैं। यदि वर्षा कम हो लेकिन तापक्रम उच्च हो तब वनस्पति में छोटी छोटी झाड़ियाँ तथा मांसल, कैक्टाई आदि होंगे। वहाँ की जो वनस्पति मरुस्थलीय या मरुस्थल की वनस्पति देखी गई है। मॉडरेट वर्षा जहाँ मध्यम प्रकार की वर्षा तथा लंबी शुष्कता के फलस्वरूप शुष्क पर्णपाती, ड्राई डेसिडुअस तथा कंटीली झाड़ी वाली वनस्पति, थॉर्न स्क्रब वेजिटेशन विकसित होती हैं। अधिक ऊंचे पर्वतों के क्षेत्रों की वनस्पति भी वर्षा के विस्तार द्वारा निर्धारित होती हैं। जल के महत्व के अनुसार पारिस्थितिविज्ञ सिम्पर ने पौधों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया था। सबसे पहले जो श्रेणी है वो जलोद्भिद हैं, हाइड्रोफाइट्स, जलीय वातावरण में रहने वाले पादप, समोद्भिद, मीजोफाइट्स, सामान्य वातावरण में रहने वाले पादप, मरुद्भिद, जल की कमी वाले वातावरण में रहने वाले पादप। इस प्रकार वर्षा की मात्रा, अवधि एवं उसकी तीव्रता किसी स्थान के पादप जीवन को गहन रूप से नियंत्रित करती हैं। वर्षा के अतिरिक्त ओले, हिम, सहिम वृष्टि तथा ओस भी वर्षण के महत्वपूर्ण रूप हैं। बर्फ़ या हिम के भार से पौधों की शाखाएं टूट जाती हैं, विशेषकर उस समय जब भारी हिमपात के बाद तेज हवाएं चलती हैं। छोटे पौधे सैपलिंग्स बर्फ़ के भार से टूट जाते हैं। शंकुधारी पादपों के नीचे वाली शाखाएं यदि लंबे समय तक बर्फ़ से ढकी हो तो उनमें कवकों का संक्रमण हो जाता है। बर्फ़ का अल्प सरपण स्लाइड क्रीपिंग वृक्षों को विकृत कर देता है। मुख्यतः जब वे पार्श्व दाब के प्रतिरोध के लिए पर्याप्त यांत्रिक दृढ़ता प्राप्त करने से पूर्व की बीजांकुरण की अवस्था में होते हैं तब ये विकृति अधिक मात्रा में देखी गई है। पत्तियों एवं स्तंभ पर बर्फ़ के जम जाने से ऑक्सीजन की कमी, जहरीले पदार्थों का एकत्रित होना तथा सफोकेशन, श्वसा अवरोध से हानिकारक प्रभाव होने लगते हैं। ओले एवं सहिम वृष्टि विरल होते हैं, इनफ्रीक्वेंट होती है।
अतः इनका मृदा जल स्रोत के रूप में महत्व नहीं है, लेकिन जब कभी भी प्रकृति में घटित होते हैं तो पादपों के वायवीय भागों को अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। कोमल फसलें, कोमल शाखाएं, पुष्प एवं फल टूट जाते हैं। बर्फीले तूफानों में संपूर्ण वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। ओस पौधे के लिए बहुत उपयोगी है। कुछ पौधों की पत्तियों द्वारा ओस की बूंदें अवशोषित कर ली जाती हैं। तो इस प्रकार हम प्रेसिपिटेशन के अंदर या अवक्षेपण या वर्षण की बात करें, जिसमें विभिन्न स्वरूपों की बात करते हैं, जिसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपके रेनफॉल या वर्षा है। दूसरे जो जलीय या वाटर के अंदर बात करें हम, तो वो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी या वायुमंडलीय आर्द्रता है। यह भी एक जल का स्वरूप है जो वायुमंडल के अंदर उपस्थित होता है और ये वनस्पति को प्रभावित करता है। वायुमंडल में जल अदृश्य जल वाष्प के रूप में सदैव उपस्थित रहता है। इस अदृश्य जल वाष्प को वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। यह स्थान विशेष के वहाँ पर वायु के अंदर उपस्थित तापक्रम, वायु, अपावरण, एक्सपोजर, वनस्पति तथा मृदा जल की मात्रा पर निर्भर करती हैं। जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ किसी भी क्षेत्र के लिए जो तापक्रम है, वायु है, वहाँ का वनस्पति है, मृदा जल की मात्रा है, उस पर निर्भर करती है। जब वायुमंडल में जल वाष्प की अधिकतम संभव मात्रा उपस्थित हो, तब वायुमंडल को हम विशेष ताप एवं दाब पर संतृप्त या सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर कहते हैं। तापक्रम में वृद्धि वायु को असंतृप्त कर देती है। प्रति 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम बढ़ने पर वायुमंडल की जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़कर दुगनी हो जाती है। यदि तापक्रम को कम किया जाए तो आर्द्रता धीरे धीरे बढ़कर संतृप्त बिंदु पर पहुंच जाती है तथा कुछ जल वाष्प ओस की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता को अगर हम अपेक्षित आर्द्रता में वायुमंडलीय आर्द्रता को हम अपेक्षित आर्द्रता के रूप में व्यक्त करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के रूप में। एक निश्चित तापक्रम पर वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की कुल मात्रा तथा उसी तापक्रम पर वायुमंडल को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की कुल मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता का मापन नम व शुष्क बल्ब तापमापी से वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर से करते हैं। तो इसमें जो वायुमंडलीय आर्द्रता है उसमें दो प्रकार की आर्द्रता की बात की गई है। एक निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और दूसरी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक या अपेक्षिक आर्द्रता। अगर हम बात करें वायुमंडलीय आर्द्रता का पादपों पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ऑन प्लांट्स। वायुमंडलीय आर्द्रता को अधिपादप, लाइकेंस, मॉसेस आदि सीधे ही अवशोषित करते हैं। उसकी बूंदें भी पत्तियों के द्वारा सीधे ही अवशोषित कर ली जाती हैं। अधिपादपों के लिए जल का मुख्य स्रोत वायुमंडलीय आर्द्रता ही है। अतः जिस क्षेत्र के में वायुमंडलीय आर्द्रता अधिक होती है वहाँ अधिपादपों वाली वनस्पति की प्रचुरता देखी गई है। वायुमंडलीय आर्द्रता पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को अत्यधिक प्रभावित करती है। वाष्पोत्सर्जन की दर वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, निरपेक्ष आर्द्रता तथा इसे संतृप्त करने के लिए आवश्यक जल वाष्प की मात्रा अपेक्षित आर्द्रता के अंतर के समानुपाती होती है। यह अंतर वाष्प दाब न्यूनता या वेपर प्रेशर डेफिसिट कहलाता है। अर्थात जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन है वो समानुपाती होती है निरपेक्ष आर्द्रता एवं अपेक्षित आर्द्रता के अंतर के समानुपाती देखी गई है। किसी स्थान की वनस्पति के प्रकार में अपेक्षित आर्द्रता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनेक क्रिप्टोगैमिक पौधे उन स्थानों पर उगते हैं जहां अपेक्षित आर्द्रता बहुत अधिक होती है। कुछ कवकों एवं सैकों लाइकेंस की उच्च आर्द्रता की उपस्थिति में अच्छी वृद्धि या सघन वृद्धि देखी गई है। वायुमंडलीय आर्द्रता पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश की तीव्रता को कम करती है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से तापक्रम को कम करती है। फलस्वरूप पौधे के अनेक कार्य की प्रक्रम प्रभावित होते हैं। वायुमंडल में निरंतर उच्च आर्द्रता से अनेक कवकों एवं बैक्टीरिया जनित रोगों का आयतन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो वायुमंडलीय आर्द्रता है
वो वनस्पति पर किस प्रकार से प्रभाव डालती हैं। वायुमंडलीय पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति वायुमंडलीय आर्द्रता से प्रभावित होती हैं। कुछ पादपों की वृद्धि सघन रूप में देखी गई है। तो इस तरह से हम वाटर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर साइकिल की बात करते हैं और वाटर के जो दो मुख्य रूप प्रेसिपिटेशन वर्षण एवं एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी वायुमंडलीय आर्द्रता के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की। धन्यवाद।